लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। चौदह अगस्त 1947 की आधी रात थी। आज के राष्ट्रपति भवन और तब के वायसराय हाउस में आजादी मिलने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ संविधान सभा में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की सड़कें पूरी तरह से खून से लाल हो रही थी। यह इतिहास है हमारे विभाजन का। लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग अपने घर और अपनी जमीन से बेदखल हुए। एक ऐसी आंधी आई जिसे कोई रोक नहीं पाया। ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो इतिहास की किताबों से लेकर लोगों की कहानियों तक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के साथ ही अक्सर ये भी बताया जाता है कि विभाजन अचानक कुछ ही महीनों के अंदर हो गया, या फिर ये बताया जाता है कि विभाजन के पीछे सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार था, या ये कि गांधी जी ने ही देश को बंटवा दिया अपने फायदे के लिए और अंग्रेज बहुत शांति से बिना किसी हिडन एजेंडा के सत्ता सौंपकर यहां से चले गए। लेकिन जब हम सरकारी दस्तावेजों, उस टाइम के रिकॉर्ड्स और इतिहासकारों की रिसर्च को देखते हैं तो तस्वीर कहीं ज़्यादा उलझी हुई नजर आती है। आज हम विभाजन से जुड़े उन 5 सबसे बड़े झूठों की पड़ताल करेंगे जिन्हें सालों से कई लोग सच मानते आ रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे पर्दे के पीछे एक अलग ही सत्ता का खेल चल रहा था, कैसे आपको हमेशा से एक कहानी में परोसकर झूठ को पकड़ाया गया है। तो आज सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि देश को बांटने का फैसला 1947 में बस कुछ ही महीनों की पॉलिटिकल बातचीत और सौदेबाजी में ले लिया गया। जैसे अचानक से नेताओं के बीच में कोई तेज बहस हुई होगी और उन्होंने गुस्से में देश का नक्शा फाड़कर उसे 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन एक राष्ट्र का बंटवारा असल में भाइयों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसा नहीं होता। असल में बंटवारे की स्क्रिप्ट और इसकी जहरीली नींव कई दशकों पहले लिखी जा चुकी थी। अक्सर कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेज समझ गए थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक रहे तो उन पर राज करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की ये डिवाइड एंड रूल या बांटो और राज करो की नीति रातों रात 1857 के बाद नहीं बन गई थी। 1857 के तुरंत बाद तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को विद्रोह का मेन बागी माना, उन्हें बुरी तरह से कुचला। असल में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 19वीं सदी के आखिर में इवॉल्व होना शुरू हुई। ये वो दौर था जब कांग्रेस जैसी कई संस्थाएं देश भर में उभरने लगी और अंग्रेजों को भारत में राष्ट्रवाद की लहर को तोड़ने के लिए एक नए लॉयल वर्ग की जरूरत महसूस हुई। इस कम्युनल राजनीति का असली और पहला बड़ा संस्थागत ट्रिगर था साल 1905। इस साल भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कागजों पर बताया गया कि बंगाल प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि अंग्रेजों ने विभाजन ऐसे किया कि जो हिंदू डोमिनेटेड इलाके थे वो पश्चिम बंगाल बन गए और जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके थे वो पूर्वी बंगाल बन गए। ये इंडियन पॉलिटिक्स में धर्म का पहला बिल्कुल डायरेक्ट दखल था। इसके ठीक 1 साल बाद 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसे अंग्रेजों का साइलेंट सपोर्ट हासिल था। इसके बाद आता है साल 1909, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लागू किए। इन रिफॉर्म्स के जरिए भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जो सीटें मुस्लिम बहुल तय की गई वहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही दे सकते थे। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं था, इसने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा डीएनए ही बदल कर रख दिया। अब किसी भी नेता को चुनाव जीतने के लिए समाज के सभी तबकों या कम्युनिटीज के पास जाने की या सबके लिए मायने रखने वाले मुद्दों पर बात करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने धर्म के लोगों के जज्बात को भड़काना और उन्हें खुश रखना था। इस एक रूल ने पॉलिटिकल पहचान को पूरी तरह से धर्म के साथ जोड़ दिया। कई डेकेड्स तक ये अलगाववाद राजनीति की रगों में चुपचाप दौड़ता रहा। फिर साल 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। यहाँ मुस्लिम लीग को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने लीग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर एक अखंड भारत में डेमोक्रेटिक चुनाव हुए तो शायद उनका पॉलिटिकल अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि यहाँ पर कांग्रेस जैसी पार्टियां थी जो इस बात के ऊपर जोर दे रही थी कि भारत सबका है और यहाँ पर कम्युनल राजनीति नहीं होनी चाहिए।
इसी डर ने 1940 के लाहौर अधिवेशन को जन्म दिया, जहां पहली बार मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक अलग ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी की मजबूत नींव रखी गई। यही वजह है कि 1947 का खून खराबा कोई अचानक आया हुआ तूफान नहीं था, बल्कि 1905-1909 से बोए गए सांप्रदायिक बीजों की ये पूरी तरह से पक चुकी एक फसल थी। लेकिन दोस्तों, इस फसल के दौरान हमें एक और झूठ देखने को मिलता है, और वो झूठ मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ था। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे के अकेले विलेन के रूप में पेश किया जाता है, जिसका पैदा होते ही टारगेट था भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाना। लेकिन इतिहास के पन्ने इस नैरेटिव को कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताते हैं। 1920 के दशक में जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा जाता था। वो धर्म की राजनीति से दूर एक सेकुलर और संविधानवादी नेता माने जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें शराब और सुअर के मांस तक से परहेज नहीं थी। लेकिन सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एकता का ये पैरोकार देश का सबसे बड़ा विभाजनकारी नेता बन गया। इतिहासकार आयशा जलाल जैसी स्कॉलर से तर्क देती हैं कि 1940 के दशक में पाकिस्तान की मांग शुरू में कोई अल्टीमेट टारगेट नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप यानी सौदेबाजी का हथियार थी। उनके हिसाब से जिन्ना का असल मकसद ब्रिटिश इंडिया के भीतर एक ऐसा फेडरल या संघीय सिस्टम बनाना था जहां केंद्र कमजोर हो। इस सरकार में पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड राज्यों के पास वीटो पावर और मैक्सिमम ऑटोनॉमी हो, ताकि फ्यूचर में जो हिंदू डोमिनेटेड सेंटर है वो उन पे हावी ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ वेंकट धूलीपाला जैसे इतिहासकार एक अलग थ्योरी देते हैं। वो बताते हैं कि 1940 के बाद पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ एक खोखली सौदेबाजी नहीं रह गई। मुस्लिम लीग ने बकायदा नए मदीना यानी एक संप्रभु इस्लामिक राष्ट्र का नैरेटिव गढ़ा था, और इसके लिए मस्जिदों, उलेमाओं और उर्दू प्रेस के जरिए बड़े पैमाने पर धार्मिक लामबंदी की गई थी। जिन्ना को पता था कि सिर्फ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के नाम पर आवाम को सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। इसके लिए सभी को एक जगह पर लाना होगा, किसी एक कॉमन मोटिव से लोगों को जोड़ना होगा। और ये मोटिव क्या था? इस्लाम खतरे में है का नारा। इस पूरी पॉलिटिकल शतरंज का टर्निंग पॉइंट था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। ये प्लान भारत को 3 अलग अलग ग्रुप्स यानी हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल ईस्ट और मुस्लिम बहुल वेस्ट में बांटने का प्रस्ताव देता था। लेकिन देश का सेंटर एक ही रहता। इसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार के अधिकार होते। जिन्ना ने शुरुआत में इस अखंड भारत वाले प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कांग्रेस, खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक बहुत ही कमजोर केंद्र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। नेहरू का मानना था कि एक बहुत कमजोर केंद्र वाले भारत में कभी भी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, और देश बाल्कनाइजेशन यानी टुकड़ों में बंटने का खतरा यहाँ पे हमेशा बना रहेगा। इसीलिए जुलाई 1946 में नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के बाद इस प्लान में बदलाव कर सकती है। जिन्ना ने नेहरू की बात को सीधा धोखा माना। यहां से अविश्वास इतना गहरा गया कि पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान से खुद को अलग कर लिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिया। इसके बाद कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ, उसने राजनेताओं की एसी कमरों की बहस को सड़क पर खून खराबे में बदल दिया। कुछ ही दिनों में कलकत्ता में हजारों लोग मारे गए। ये मजहबी कार्ड एक ऐसी अनकंट्रोल्ड आग बन चुका था जिसने आखिरकार देश के टुकड़े कर दिए। हमारा तीसरा मिथक शायद वो झूठ है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा बोला और सुना जाता है। हमसे अक्सर कहा जाता है कि 1947 के विभाजन के दौरान एक पूरी आबादी की अदला बदली हुई, यानी सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से सारे हिंदू और सिख भारत आ गए। यहाँ पर यह लाइन कई बार इस तरह से भी पेश की जाती है कि जितने भी मुसलमान थे वो सबके सब पाकिस्तान चाहते थे, और जितने भी हिंदुस्तान जो आज के पाकिस्तान में थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। ये एक ऐसा झूठ है जिसे इतिहास के आधे अधूरे सच से गढ़ा गया है ताकि एक खास तरह का नैरेटिव सेट किया जा सके। ये सही है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर और बहुत ही खूनी पलायन हुआ, जहां लगभग पूरी की पूरी आबादी को सीमा के आर पार खदेड़ दिया गया। यानी हिंदू और सिखों ने अपने मोहल्लों से मुसलमानों को भगा दिया और मुसलमानों ने अपने मोहल्लों से हिंदू और सिखों को भगा दिया। लेकिन अगर आप पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नक्शे को देखेंगे तो हकीकत बहुत उल्टी मिलेगी। करोड़ों लोगों ने कभी अपना घर छोड़ा ही नहीं,
1947 के विभाजन के तुरंत बाद भारत में करीब 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए थे। ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। ये संख्या उस समय के वेस्टर्न पाकिस्तान की कुल आबादी के लगभग बराबर थी। कई लोग मानते हैं कि ये मुसलमान वापस नहीं जा पाए, इसलिए अपने घर छोड़कर नहीं गए। लेकिन क्या ये बात सच है? देखो, आम लोगों के लिए ना उनकी ज़मीन, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी पीढ़ियों की जड़ें, वो किसी भी नए गढ़े गए मजहबी राष्ट्र के वादे से कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं। साउथ इंडिया, यूपी, बिहार, गुजरात और सेंट्रल इंडिया के करोड़ों मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। उनके पास पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने एक इस्लामिक देश की बजाय एक धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर भारत में अपना भविष्य चुना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद सिर्फ धर्म से नहीं बनता। दूसरी तरफ ये झूठ भी उतनी ही सफाई से बोला जाता है कि पाकिस्तान से सारे हिंदू भारत आ गए। 1947 के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ करीब 1.2 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी बंगाली पहचान और अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी कई हिंदू और दलित परिवारों ने शुरुआत में अपना घर नहीं छोड़ा। हालांकि बाद के दशकों में जब राजनीतिक भेदभाव बढ़ा और कट्टरपंथ बढ़ा, तो उनमें से कई लोग मजबूरी में भारत की ओर पलायन कर गए। ये झूठ कि सब लोग अपने अपने धर्म के देश चले गए, ये इसलिए फैलाया जाता है ताकि बंटवारे को 2 धर्मों का एक मुकम्मल अलगाव साबित किया जा सके। लेकिन सच ये है कि रेडक्लिफ की लकीर ज़मीन पर तो खिंची, लेकिन वो करोड़ों लोगों के कल्चरल जड़ों को काट नहीं पाई। आज भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, ऐतिहासिक सबूत है कि 1947 में सब कुछ नहीं बता था। एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने स्वार्थ के चलते देश का बंटवारा किया। ये बात कई लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि गांधी जी ने कहीं ऐलान किया हो या कोई ऐसा पैक्ट साइन किया हो कि हाँ, मैंने ही पार्टीशन कराया है या मेरे पास इतनी अथॉरिटी है। हालांकि अगर आप उस हिस्टोरिकल डेटा को और उस दौर में गांधी जी की खुद की डायरी देखेंगे तो सच्चाई कुछ और नज़र आएगी। सच्चाई यह है कि गांधी बंटवारे के इस पूरे प्रोसेस में राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके थे। जब दिल्ली के एसी कमरों में देश के टुकड़े करने के कागजों पर दस्तखत हो रहे थे, तब गांधी जी वहां मौजूद ही नहीं थे। वो बंगाल के नोआखली और बिहार के गांवों में दंगों के बीच नंगे पैर घूम रहे थे ताकि लोगों के अंदर पल रही नफरत की आग को शांत कर सकें, और इसमें वो कामयाब भी हुए। वो आखिरी सांस तक भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने यहां तक कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। लेकिन इतने बड़े नेता के ऐसा कहने के बाद भी बंटवारा हो कैसे गया? आखिर कांग्रेस लीडरशिप ने उनकी बातों को दरकिनार करके ये फैसला क्यों लिया? दरअसल 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट प्रशासन के स्तर पर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था वित्त मंत्रालय, जो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास था। 1947 में लियाकत अली ने एक ऐसा सोशलिस्ट बजट पेश किया जिसने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर भारी टैक्स लगा दिए। ये एक ऐसा पॉलिटिकल जाल था जिसमें कांग्रेस फंस गई। खुद को गरीबों की पैरोकार कहने वाली कांग्रेस को अपने ही अमीर सपोर्टर्स का बचाव करना पड़ा। लियाकत अली ने कांग्रेस के हर प्रशासनिक फैसले पर वीटो लगाना शुरू कर दिया। नेहरू और पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को यह कड़वा सच समझ आ गया कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ कोलकाता, नोआखली और रावलपिंडी में भड़क रहे दंगे और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता छोड़ने की तारीख को अचानक अगस्त 1947 तक प्रीपोन कर देने से कांग्रेस लीडरशिप पैनिक में थी। पटेल और नेहरू ने तय किया कि एक कमजोर, हमेशा लड़ाई लड़ते रहने वाले भारत से बेहतर है एक मजबूत सेंट्रल सरकार वाला छोटा भारत। गांधी इन पॉलिटिकल मजबूरियों को देख रहे थे। वो बंटवारा चाहते नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को एक टूटता हुआ और देश को अंतहीन गृह युद्ध में जाता हुआ भी नहीं देख सकते थे। आखिरकार 14 जून 1947 को अपने तमाम आदर्शों को किनारे रखते हुए खुद गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी से बंटवारे के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने की अपील की। समय की क्रूर चाल ने उनके ही आदर्शवाद को हरा दिया। लेकिन बंटवारे का यह ऐतिहासिक फैसला सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए था। उन 565 रियासतों का क्या, जिन्हें अक्सर हम इस कहानी में बस एक फुटनोट बनाकर भूल जाते हैं। दुनिया भर के इतिहास की किताबों में 1947 की घटनाओं को ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इसे एक ऐसे विजुअल की तरह सेट किया जैसे वो अपना काम पूरा करके बहुत ही सलीके से और एक दोस्त की तरह भारत से विदा ले रहे हों। लेकिन अगर आप 1947 और 47 के गवर्नमेंट दस्तावेज, मिलिट्री रिकॉर्ड्स और लॉजिस्टिक्स को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि यह ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था, बल्कि एक दिवालिया हो चुके डरे हुए एम्पायर का पूरी तरह से कोलैप्स होना था।
अंग्रेज भारत को शांति से दो देशों में नहीं बल्कि जानबूझकर 567 टुकड़ों में बांटकर भाग रहे थे। इस झूठ की जो परत है ये 3 अलग अलग लेवल्स पर खुलती है। अंग्रेज किसी मोरालिटी या अचानक जगे लोकतंत्र को लेकर प्रेम की वजह से भारत नहीं छोड़ रहे थे, वो असल में भारत का खर्चा उठाने लायक ही नहीं बचे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालत ये थी कि 1946 में ब्रिटेन को अपनी ही जनता के लिए ब्रेड की राशनिंग करनी पड़ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से $4.33 बिलियन के अमेरिकी लोन पर जिंदा थी। रही सही कसर भारतीय सेना के विद्रोह ने पूरी कर दी। नवंबर 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चले मुकदमों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर बगावत के बीज बो दिए। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की बगावत हुई, जिसमें 78 जहाज़ों और 20,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। उस टाइम पर वायसराय लॉर्ड वेवल ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली को साफ लिख दिया कि अब भारतीय सेना पुलिस के भरोसे भारत पर राज नहीं किया जा सकता। उनके पास वेवल ब्रेक डाउन प्लान था, यानी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भारत से बाहर निकलना। दूसरा सच आता है माउंटबेटन की हड़बड़ी और रेड क्लिफ की अंधी लकीर, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ब्रिटेन में जब चर्चिल की सरकार गिरी तो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की गई कि वो जून 1948 तक, याद रखिएगा, जून 1948 तक अपनी सत्ता सौंपेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर प्रशासन इस कदर पैरालाइज हो चुका था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बिना किसी प्लानिंग के इस तारीख को 10 महीने पहले खींचा और 15 अगस्त 1947 कर दिया। हालांकि उनका ये करने के पीछे की वजह यह भी थी कि उन्होंने 15 अगस्त के ही दिन एक्सिस फोर्सेस को सरेंडर कराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। हालांकि इस हड़बड़ी का रिजल्ट मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल और ह्यूमन ट्रेजेडी थी। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश जज को लंदन से बुलाया गया। ये आदमी जिंदगी में कभी भी भारत नहीं आया था। इसे यहाँ की डेमोग्राफी, कल्चर और यहाँ के ज्योग्राफी की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। ऐसे आदमी को 40 करोड़ की आबादी वाले सब कॉन्टिनेंट को बांटने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया गया। इन्होंने पुराने गलत नक्शों के आधार पर पंजाब और बंगाल के बीच एक ऐसी अंधी लकीर खींची जिसने खेतों, नदियों और यहाँ तक कि एक ही घर के आंगन को 2 हिस्सों में चीर दिया। इसी जगह दिल्ली के दफ्तरों में एक बहुत ही हास्यास्पद और क्रूर नौकरशाही रवायत चल रही थी। सेना की रेजिमेंट्स, खजाने, रेलवे वैगन, दफ्तर की कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी की किताबें और यहाँ तक कि पागल खानों के मरीजों को भी आधा आधा बांटा जा रहा था। सबसे भयानक हिस्टोरिकल ट्रुथ ये है कि रेडक्लिफ ने यह सीमा रेखा 9 अगस्त को ही तय कर ली थी, लेकिन माउंटबेटन ने जानबूझकर इसे 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को पब्लिश किया। क्यों? ताकि 15 अगस्त के दिन खून खराबे की जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ना आए। उन्होंने जानबूझकर करोड़ों लोगों को इस अंधेरे में रखा कि वो 15 अगस्त को किस देश में सोकर उठेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन गायब था और 15 मिलियन से ज़्यादा लोग रातों रात रेफ्यूजी बन गए। अंग्रेजों की पीसफुल ट्रांसफ़र नीति का सबसे बड़ा सच ये है कि वो जाते जाते रियासतों का टाइम बम या ट्रैप छोड़कर चले गए। दरअसल अंग्रेजों ने सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं काटी, बल्कि भारत के पॉलिटिकल नक्शे में भी सैकड़ों टाइम बम फिट कर दिए। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने यह क्लियर कर दिया था कि पावर ट्रांसफर के साथ ही ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो किसी नई सरकार को ट्रांसफर नहीं होगी। इसका सीधा सीधा कानूनी मतलब यह था कि 15 अगस्त को 565 रियासतें सैद्धांतिक और टेक्निकल रूप से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगी। माउंटबेटन ने शुरुआत में जो डिकी बर्ड प्लान पेश किया था उसमें प्रांतों और रियासतों को अलग अलग सत्ता सौंपने की बात थी। त्रावणकोर और हैदराबाद के राजाओं ने आज़ाद देश बनाने की डिप्लोमेसी शुरू कर दी। जिन्ना, जोधपुर और जैसलमेर जैसी सीमावर्ती रियासतों को ब्लैंक चेक ऑफर कर रहे थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अग्रेसिव डिप्लोमेसी, प्रिवी पर्स का लालच और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री कार्रवाई जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला, अगर इन सब का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो भारत के अंदर 565 नए देश बन सकते थे। इसीलिए यह कहना कि अंग्रेज़ों ने शांति से सत्ता सौंपी इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि एक भागती हुई इंपीरियल ताकत द्वारा हड़बड़ी में किया गया एक बहुत ही क्रूर एग्जिट था, जिसके पीछे चलता हुआ उपमहाद्वीप, कटी हुई सीमाएं और रियासतों का एक ऐसा कानूनी जाल पीछे छूट गया जिसकी कीमत इस महाद्वीप के 20 लाख लोगों की लाशों और सदियों की नफरत रूप में चुकाई गई। दोस्तों, जब हम विभाजन के इन 5 मिथकों की परतों को एक एक करके हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि 1947 का इतिहास सिर्फ कुछ नेताओं के भाषणों या आधी रात के आज़ादी के जश्न तक लिमिटेड नहीं है। इतिहास कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। वहाँ नेताओं की लाचारी और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स थे।
सदियों के आर्थिक शोषण और जमींदारी का गुस्सा था, मजहबी कट्टरपंथ की अनकंट्रोल्ड आग थी और एक ढहता हुआ दिवालिया साम्राज्य था जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। आज भी सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स, यहाँ का समाज और हमारी सीमाओं पर उस जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ लाइन और कम्युनल पॉलिटिक्स का असर साफ दिखाई देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इतिहास को समझना ज़रूरी है ताकि हम पुरानी नफरतों को जिंदा ना रखें, एक दूसरे से लड़ते ना रहें। इसलिए इतिहास ज़रूरी है ताकि हम उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वो आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा है और हमारे फ्यूचर के फैसलों को डिक्टेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये रही विभाजन की ये पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।